तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वुंड हीलिंग। ठीक है, तो इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी इंटेंशन पूछा जाता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी इंटेंशन के बारे में बताओ कि कैसे वुंड हीलिंग होती है। प्राइमरी सेकेंडरी दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों में डिफरेंस पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर अपन इसके फैक्टर्स और कॉम्प्लिकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो वुंड हीलिंग में दो चीज़ें हो सकती हैं, एक तो रीजनरेशन और एक रिपेयर। रीजनरेशन मतलब जो कि जब भी जहाँ पर भी चोट लगी है, जहाँ पर भी इन्फ्लेमेशन हुआ है, वहाँ की जो डेड सेल हैं वो सेम पेरेन्काइमल सेल से अगर रिप्लेस हुए हैं तो उसे बोलते हैं रीजनरेशन। और रिपेयर में क्या होता है, वो रिप्लेस होती है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से। ठीक है, डिफरेंस समझ में आ गया। फिर ये दो टाइप्स की होती हैं, हीलिंग बाई प्राइमरी इंटेंशन और हीलिंग बाई सेकेंडरी इंटेंशन। तो जो प्राइमरी इंटेंशन है तो उसमें मतलब जो वुंड होती है वो कैसी होती है, क्लीन एंड अनइन्फेक्टेड वुंड विथ अपोज्ड एजेस एंड नो टिश्यू लॉस। तो जो क्या बोलते हैं प्राइमरी इंटेंशन वुंड होती है, मतलब जैसे सर्जिकल वुंड है, उसमें कट लगता है तो उसमें जो एजेस हैं वो दिखती हैं, मतलब है ना, और कोई भी टिश्यू का लॉस नहीं होता। जबकि ये सेकेंडरी इंटेंशन में जो वुंड होती है वो लेसरेटेड इन्फेक्टेड वुंड विद टिश्यू लॉस एंड इरेगुलर मार्जिन, उसमें मार्जिन इरेगुलर रहता है और टिश्यू लॉस भी होता है, जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में होता है। ठीक है, फिर देखते हैं अपन स्टेप्स ऑफ प्राइमरी इंटेंशन। प्राइमरी इंटेंशन कैसे होता है, तो वुंड हुआ मतलब जहाँ पर भी चोट लगी तो सबसे पहले क्या होगा कि फिल्ड विद ब्लड क्लॉट एंड इन्फ्लेमेटरी सेल्स। तो जहाँ पर भी चोट लगी है, जो उसके दोनों मार्जिन्स के बीच में ब्लड क्लॉट भर जाएगा और इन्फ्लेमेटरी सेल्स आ जाएंगे। ठीक है, फिर न्यूट्रोफिल्स अपीयर होंगे मार्जिन ऑफ वुंड में। फिर ये डे 1 में हुआ। फिर डे 3 में क्या होगा, न्यूट्रोफिल लार्जली रिप्लेस्ड बाई मैक्रोफेज। तो जो न्यूट्रोफिल दिख रही थी अपन को वुंड में वो मैक्रोफेज से रिप्लेस हो जाएंगी। फिर ग्रैनुलेशन ऑफ टिश्यू बिगिन, तो वहाँ पर ग्रैनुलेशन होने लगेगा, फाइब्रोब्लास्ट वगैरह सेल आ जाएंगे वहाँ पर। कोलेजन फाइबर फॉर्म एट द मार्जिन ऑफ इंसीजन, तो जहाँ पर इंसीजन है वुंड का वहाँ पर अपन को कोलेजन फाइबर देखने लगेंगे। ठीक है, फिर डे 5 में इंसीजन स्पेस फिल्ड विद ग्रैनुलेशन टिश्यू, जो इंसीजन का स्पेस था दोनों के बीच में वो ग्रैनुलेशन टिश्यू से भरने लगेगा। मैक्सिमम नियोवैस्कुलराइजेशन, जो ब्लड वेसल है प्लोरिफरेट करने लगेंगे और वहाँ पर नियोवैस्कुलराइजेशन होगा और मैक्सिमम इस डे 5 में होगा। कोलेजन फाइबर ब्रिजेस द इंसीजन गैप, तो जो दोनों उसके बीच में जो वुंड में जो इंसीजन गैप था उसको वो कोलेजन फाइबर ऐसे फिल कर देगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है एपिडर्मिस रीगेन इट्स नॉर्मल थिकनेस। तो जब वुंड हुआ था तो एपिडर्मिस भी टूट गई थी, तो यहाँ पर डे 1 में एपिडर्मिस का जो प्लोरिफरेशन है वो स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पर डे 5 तक आते आते एपिडर्मिस की जो नॉर्मल थिकनेस है वो रीगेन हो जाती है। फिर डे 7 में कंटिन्यूड एक्यूमुलेशन ऑफ कोलेजन एंड प्लोरिफरेशन ऑफ फाइब्रोब्लास्ट, यहाँ पर कोलेजन और फाइब्रोब्लास्ट का एक्यूमुलेशन होता जाता है, फाइब्रोब्लास्ट प्लोरिफरेशन होता जाता है और कोलेजन एक्यूमुलेट कर जाता है। ठीक है, एंड रिग्रेशन ऑफ वेसल्स एंड ब्रांचिंग, तो यहाँ पर जो ब्लड वेसल है उनका रिग्रेशन होगा और डेवलप होंगी यहाँ पर। ठीक है, फिर फर्स्ट मंथ के कंप्लीट होते होते स्कार टिश्यू बनने लगेगा वहाँ पर। ठीक है, स्कार टिश्यू फॉर्मेशन हो जाएगा और ग्रेजुअल गेन इन द टेंसाइल स्ट्रेंथ ओवर टाइम। तो पहले जब वुंड हुआ तो जो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ थी वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी, फिर धीरे धीरे गेन होते होते 1 महीने में उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ उसकी वापस आ जाएगी। ठीक है, तो अब डायग्राम देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखो, यहाँ पर प्राइमरी इंटेंशन में देखोगे तो यहाँ पर वुंड हुआ, फिर वहाँ पर ब्लड क्लॉट और न्यूट्रोफिल भर गए। ठीक है, फिर धीरे धीरे जो एपिथेलियल टूटी थी एपिथेलियल प्लोरिफरेट करेगी और इधर पर वो उसको क्लॉक कर जाएगी। फिर इधर पर फाइब्रोब्लास्ट आ जाएंगे। ठीक है, फिर 3 से 7 डेज में एपिथेलियल प्लोरिफरेशन कंप्लीट हो जाएगा, एपिथेलियल अपने जो थिकनेस है वो रीगेन कर लेगी। ठीक है, यहाँ पर देखो वेसल भी जो है उनका न्यूवैस्कुलराइजेशन हो रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद इधर पर स्कार टिश्यू का फॉर्मेशन हो जाएगा एंड में। ठीक है, फिर अपन आते सेकेंडरी इंटेंशन में। ये अपन को जो सेकेंडरी इंटेंशन है ओपन वुंड में मिलेगी, मतलब रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, मतलब इसमें जो इंसीजन है जो वो बाउंड्रीज़ है जो उसकी वो परफेक्ट नहीं दिखेगी। ठीक है, विद सेपरेट जो उसकी ओपन वाउंड की जो सेपरेट एजेस होंगी, एक्सटेंसिव लॉस ऑफ सेल एंड लार्ज इफेक्ट, जबकि इसका उल्टा था प्राइमरी इंटेंशन में। तो इसका थोड़ा सा डिफरेंस रहता है प्राइमरी से, एसोसिएटेड विद द लार्ज इफेक्ट फील्ड विद ब्लड क्लॉट्स एंड एक्सुडेट, इसमें लार्ज ब्लड क्लॉट और एक्सुडेट फील्ड, और जो इसमें इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होगी वो मोर इंटेंस होगी। लार्ज अमाउंट ऑफ ग्रैनुलेशन टिश्यू, प्राइमरी इंटेंशन से ग्रैनुलेशन टिश्यू भी ज़्यादा होगा। फॉर्मेशन ऑफ एपिथेलियल स्पोर्स फ्रॉम मार्जिन ऑफ वुंड, तो जहाँ पे ये मार्जिन है वुंड की इसमें तो दूर दूर रहती है, तो यहाँ पर एपिथेलियल स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। अब उसमें क्या था, प्राइमरी इंटेंशन में जो मार्जिन था वो एकदम क्लियर था। ठीक है, जबकि इसमें ओपन है बहुत दूर दूर होगा, तो इसमें क्या होगी वुंड कॉन्ट्रैक्शन। तो वुंड कॉन्ट्रैक्शन मीडिएटेड बाई मायोफाइब्रोब्लास्ट ऑकर्स हेयर नॉट सीन इन प्राइमरी इंटेंशन। तो प्राइमरी इंटेंशन में अपन को वुंड कॉन्ट्रैक्शन नहीं दिखेगा।
तो ये सेकेंडरी इंटेंशन में ही दिखता है, ठीक है। तो सेकेंडरी इंटेंशन में वुंड कॉन्ट्रैक्शन होना जरूरी भी है, क्योंकि जो दोनों एजेस हैं उसकी वुंड की, उनको पास लेके आना। तो इट एड्स इन डिक्रीजिंग द गैप बिटवीन द डर्मल एजेस ऑफ लार्ज वुंड। तो जो लार्ज वुंड है उसकी डर्मल एजेस को पास लेके आना और उसको बंद करने में मदद करता है वुंड कॉन्ट्रैक्ट। और इसमें स्कार फॉर्मेशन एंड थिनिंग ऑफ एपिडर्मिस दिखती है, ठीक है। फिर आफ्टर फर्स्ट वीक वुंड रीगेन 10% ऑफ इट नॉर्मल स्ट्रेंथ। पहले वीक में 10% अपनी नॉर्मल स्ट्रेंथ का रीगेन करेगा और तीसरे वीक में 70 से 80% रीगेन कर लेता है, ठीक है। तो ये था प्राइमरी और सेकेंडरी के बारे में। दोनों में डिफरेंस देखते हैं। तो इसमें प्राइमरी इंटेंशन नेचर ऑफ वुंड कैसा है, क्लीन सर्जिकल वुंड है और सेकेंडरी में अनक्लीन है। मार्जिन इसमें अपन को क्लीन दिखेगी, इसमें इरेगुलर मार्जिन रहेगी सेकेंडरी, समझ में गए, ठीक है। सूचर्स यूज फॉर द एपोजिशन ऑफ मार्जिन। तो सूचर यूज़ कर जब भी सर्जिकल वुंड होती है, सर्जरी कट लगाते हैं तो उसमें अपन सूचर्स का यूज़ करते हैं, जबकि सेकेंडरी इंटेंशन नहीं करते। फिर इन्फेक्शन प्राइमरी में एब्सेंट होता है, सेकेंडरी में हो सकता है। अमाउंट ऑफ ग्रेनुलेशन टिश्यू इसमें लिखा है स्कैंटी एंड एट द इंसाइज गैप एंड द अलॉन्ग द सूचर ट्रैक। तो सूचर ट्रैक जहाँ पे भी सूचर लगाते वहाँ पर ग्रेनुलेशन टिश्यू प्रेजेंट हो सकता है, वो भी थोड़ा सा। जबकि सेकेंडरी में एवेंडेंट एंड फिल द गैप, तो जो पूरा जितना भी गैप प्रेजेंट होता है उसमें भरा रहता है। आउटकम नीट एंड लीनियर स्कार रहता है प्राइमरी में, जबकि सेकेंडरी में रेगुलर कॉन्ट्रैक्टेड स्कार रहता है। कॉम्प्लिकेशन प्राइमरी में नहीं होता, सेकेंडरी में हो सकता है, ठीक है। इन्फेक्शन एंड सपोरेशन हो सकता है, पस फॉर्मेशन वगैरह हो सकता है, ठीक है। फिर अब आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग वुंड हीलिंग। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग में लोकल फैक्टर और सिस्टमिक फैक्टर होते हैं। लोकल फैक्टर में अपने इन्फेक्शन, मैकेनिकल फैक्टर है ना, कि वो जहाँ पर भी चोट लगी वहाँ पर मूवमेंट ना हो। फॉरेन बॉडीज़, साइज एंड टाइप ऑफ वुंड, जितना बड़ा साइज होगा उतना मतलब देर में हील होगा। पुअर ब्लड सप्लाई, अगर ब्लड सप्लाई अच्छी है तो जल्दी वुंड मतलब हील होगा, और नहीं है तो देर से होगा। आयनाइजेशन रेडिएशन भी जो है वो भी वुंड हीलिंग को स्लो करता है। सिस्टमिक फैक्टर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, जैसे जिंक, विटामिन वगैरह की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो भी वुंड हीलिंग है वो स्लो हो जाएगी। जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी तो भी वुंड हीलिंग स्लो हो जाती है। मेटाबॉलिक स्टेट, डायबिटीज़ मेलाइटिस वाला अगर पेशेंट है तो उसमें वुंड हीलिंग भी स्लो होती है। स्टेरॉयड वगैरह में तो वो क्या बोलते हैं इम्यून डेफिशिएंट रहता है वो, तो उस वजह से भी उसकी क्या होगी, जो हीलिंग पावर है वो कम रहेगी, ठीक है। फिर कॉम्प्लिकेशन में क्या कह सकता है, इनएडुकेट फॉर्मेशन ऑफ ग्रेनुलेशन टिश्यू। तो अब ग्रेनुलेशन टिश्यू ज़्यादा नहीं बन पाया तो क्या हो सकता है, डेहिसेंस और अल्सरेशन। डेहिसेंस मतलब वुंड स्प्लिटिंग ओपन और रप्चर। तो मतलब कि अब जो वुंड हुआ था उसमें ग्रेनुलेशन टिश्यू अच्छे से नहीं बना तो अंदर से प्रेशर लगेगा और वो डेहिसेंस मतलब वो जो अंदर का कंटेंट है बाहर आ जाएगा, तो वुंड जो है वो स्प्लिट कर जाएगा। अल्सरेशन भी हो सकते हैं। एक्सेसिव स्कार फॉर्मेशन, तो हाइपरट्रॉफिक स्कार, एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। तो हाइपरट्रॉफिक स्कार में ज़्यादा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स आ जाएगा तो स्कार फॉर्मेशन जो है वो हाइपरट्रॉफिक हो जाएगा। किलोइड स्कार टिश्यू ग्रोज एंड प्रोग्रेस बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ ओरिजिनल वुंड। जो ओरिजिनल वुंड है उसकी बाउंड्री से को क्रॉस कर जाए तो उसको बोलते हैं किलोइड। एक्सूबरेंट ग्रेनुलेशन, ठीक है। तो एक्सूबरेंट ग्रेनुलेशन भी इसका एक कॉम्प्लिकेशन है। एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन, डिक्रीज इन साइज ऑफ वुंड ड्यू टू माइलोफाइब्रोब्लास्ट, ठीक है। मायोफाइब्रोब्लास्ट से भी इसका वुंड कॉन्ट्रैक्शन होता है, अपन देखते हैं यहाँ पे आगे। अदर इन्फेक्शन, एपिडर्मल सिस्ट, पिगमेंटेशन एंड न्यूप्लेसिया, ये भी इसके कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो ये डायग्राम देखो, ये किलोइड फॉर्मेशन है, जो यहाँ पर वुंड है उसके बाहर चला गया जो उसका हीलिंग वो क्या बोलते हैं ग्रेनुलेशन टिश्यू है, ठीक है। फिर उसके बाद ये एक्सूबरेंट ग्रेनुलेशन टिश्यू, तो जो उंगली है उंगली के बाहर वो ग्रेनुलेशन टिश्यू निकला है तो उसको बोलती है। फिर ये कॉन्ट्रैक्शन हो गया, ये मायोफाइब्रोब्लास्ट की वजह से कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वुंड हो गया, ठीक है। तो ये था इसमें मेन इंपॉर्टेंट। तो प्राइमरी और सेकेंडरी हीलिंग का डिफरेंस और प्राइमरी सेकेंडरी अलग अलग भी आ सकता है, ठीक है। तो वो कर लेना, बाकी ये फैक्टर्स और कॉम्प्लिकेशन तो ऐसे ही है, ठीक है। फिर ये प्राइमरी में ये वाला डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है, और सेकेंडरी में ये वाला डायग्राम, ठीक है, और दोनों के डिफरेंस के बेस में देख लेना, ठीक है। थैंक यू।